नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राजस्थान में सियासी बवंडर एक बार फिर आ गया है। याद कीजिए, इसी तरीके से 2018 में आया था, उसके बाद 2020 में आया और अब 2022 में दोबारा आया है। 3 बार का ये सियासी बवंडर एक ही चीज को लेकर के बार बार आता है और वो ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने, सचिन पायलट या अशोक गहलोत। कल रात में बहुत ही तेजी से गतिविधि हुई जयपुर में। आइए आपको बताते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। दरअसल अशोक गहलोत गुट ने कुछ शर्तें रखी हैं। उनका ये कहना है मुख्यमंत्री के तौर पर पायलट उनको मंजूर नहीं है। 2020 के वफादारों में से कोई मुख्यमंत्री बने। उनका ये कहना है कि जो लोग हरियाणा के एक रिजॉर्ट में जाकर के बैठ गए, बीजेपी से सौदा कर रहे थे, उनकी टीम से आप कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सोनिया गांधी हमारी बात सुने, नए मुख्यमंत्री का चुनाव अशोक गहलोत करें। अध्यक्ष चुनाव से पहले विधायक दल की बैठक नहीं होगी। उनका यह कहना है कि एक बार आप हो जाने दीजिए वो चुनाव कांग्रेस प्रेसिडेंट का। जब वो चुनाव हो जाएगा उसके बाद आप तय कर लीजिएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। उससे पहले ही आप क्यों किए दे रहे हैं ये फैसला। अब आइए आपको बताते हैं कि अजय माकन ने, जो कि केंद्र की तरफ से एक पर्यवेक्षक हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा उनकी मांग है पायलट सीएम ना हो। गहलोत कैंप की मांग पायलट या उनके गुट का सीएम ना बने। विधायक दल से अलग बैठक बुलाना जो है वो अनुशासनहीनता है। पता नहीं कितने विधायक थे, कितनों ने इस्तीफा दिया। हम दिल्ली में आला कमान को पूरी रिपोर्ट देंगे, ये कहना है अजय माकन का। अब आइए आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत की तरफ से आधिकारिक रूप से तो उन्होंने ये बात नहीं बोली है, लेकिन वो कौन 3 लोग हैं जिन पर अशोक गहलोत सहमति बना सकते हैं कि मैं नहीं तो चलिए इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। उसमें सबसे प्रमुख नाम है सीपी जोशी का। आप गहलोत समर्थक हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। इन्हीं के घर गए थे वो 92 विधायक अपना इस्तीफा देने, फिर दिया नहीं। दूसरा, गोविंद सिंह डोटासरा। आप गहलोत समर्थक हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जाट नेता हैं। और ये भी बताते चलें कि जब 2020 में सचिन पायलट ने पूरा हंगामा किया, उस समय सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटा करके इनको पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। और तीसरा नाम है जिनके बारे में बहुत कम बात हो रही है, वो है बीडी कल्ला। गहलोत समर्थक हैं और बीकानेर से विधायक हैं और भयंकर रूप से लो प्रोफाइल रहते हैं, इस वजह से किसी की भी रेडार में नहीं आते हैं। तो ये नाम है जो कि गहलोत कैंप की तरफ से सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि अगर गहलोत नहीं तो इनमें से किसी को बना दो, लेकिन सचिन पायलट को मत बनाओ। तो जो बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं आज अपने कार्यक्रम में वो है ये हैं, राजस्थान का सियासी बवंडर एक बार फिर गहलोत और पायलट का राउंड तृतीय शुरू हो गया है। पहला बवाल 2018 में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी और तब यह तय हो रहा था कि मुख्यमंत्री कौन। गहलोत जीत गए उस राउंड में। दूसरा राउंड 2020 में जब सचिन पायलट विद्रोह करके हरियाणा चले गए, दिल्ली चले गए अपने विधायकों के साथ, और कई महीने की जद्दोजहद के बाद फिर गहलोत जीत गए। और 2022 में भी कांग्रेस का वही कोहराम राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि इस बार भी क्या गहलोत जीतेंगे या इस बार कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा फैसला ले लेगी उनके खिलाफ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर तलवारें तनी हुई हैं। इस बगावती सुर के बीच क्या गहलोत बन पाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष। अब यह माना जा रहा है कि लगभग यह तय हो गया है कि अब वो मुख्यमंत्री रहें या ना रहें वो तो मामला अलग हो गया, लेकिन वो अध्यक्ष तो नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती जो अपनी ही पार्टी में बगावत करा दे। इस तरीके की बातें होनी शुरू हो गई हैं। और क्या पायलट को करना पड़ेगा और इंतजार राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। संजय झा पूर्व प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, ऋतु चौधरी आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, रामलाल बीजेपी एमएलए हैं राजस्थान से, और रश्मि खेत्रपाल बीजेपी समर्थक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये इसको इनर पार्टी डेमोक्रेसी बोल करके एक ऐसा रूप देना कि ये तो देखो ये होता ही है, हम लोग डिक्टेटरशिप में विश्वास नहीं रखते, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन राय रखने की प्रक्रिया जो है वो इतनी मैली और विभत्स होनी जरूरी नहीं है।
संकेत जी, दो शब्दों से शुरुआत करना चाहूंगी कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के जुबा अब तक है तेरी। देखिए, डेमोक्रेसी तो है पार्टी में, और जो चीजें हैं वो बाहर भी आ जाती हैं, लोगों की, जनता के सामने आती हैं। ये ट्रांसपेरेंसी जो है ये केवल कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुशासनहीनता हुई है और ये नहीं होनी चाहिए थी। आखिरी फैसला हमेशा आला कमान का होता है, इस मामले में भी आला कमान का ही होगा, क्योंकि आज शाम को मीटिंग है, उसके बाद ही फैसला होगा कि आगे क्या होगा। इस तरह की अनुशासनहीनता जो है कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए। कई बार ज्यादा जो आजादी होती है, ज्यादा जो फ्रीडम होता है, वो भी कई बार जो है उसके भी ये तो ऋतु चौधरी जी आपने टू मच डेमोक्रेसी वाली बात कर दी। जैसे एक सज्जन थे, वो काफी बदनाम हुए टू मच डेमोक्रेसी बोलने के लिए, ये तो आपने वैसी वाली बात कर दी। नहीं, देखिए, आप कह रही हैं कि आपने कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी। नहीं, आजादी तो है, आजादी होनी भी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में किसी को भी बोलने की इजाजत है, कोई भी अपना विचार जो रख सकता है, लेकिन अनुशासनहीनता करना वो चीज गलत है। इस चीज में दो राय नहीं है। वो अजय माकन जी ने भी बोला, खड़गे जी ने भी बोला कि इस चीज में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी जो कल हुई है। ये बहुत मेरा बस एक सवाल है कि एक ऐसा आदमी, ऋतु जी, एक ऐसा आदमी जो कि आपका प्रिंसिपल ट्रबल शूटर था, अशोक गहलोत, कहीं भी ऑपरेशन कमल हो रहा है तो अशोक गहलोत जो हैं वो सबसे आगे अगुवाई करते हुए दिखते थे। बसों में लटक लटक के विधायकों को इधर से उधर ले जाना, इस रिजॉर्ट उस रिजॉर्ट, ये सब हमने देखा है हमेशा से। उसके बाद उन्होंने एक बार तो 2020 में अपनी ही सरकार पर जब गाज गिर रही थी तो उन्होंने वो बचाया, और उसके बाद आज पार्टी उन्हीं को कह रही है कि वो अनुशासनहीन है, कि उन्होंने गलत किया है। तो ऐसे में क्या मायने निकाले जाएं? मायने यही है कि अगर प्रेसिडेंट उनको नहीं बनना या जो भी चीज है, तो वो पार्टी के अंदरूनी मामला था, वो चीजें सुलझाई जा सकती थी, लेकिन कल का जो सीन हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब ये मान लें कि अब अशोक गहलोत के रास्ते बंद हो गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के, ये तो आला कमान फैसला करेंगी, उनका जैसा आदेश रहेगा। अगर वो चाहेंगे तो वो अध्यक्ष बनेंगे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं भाई, अब कुछ दिनों में तो वही आला कमान हो जाते अशोक गहलोत खुद, अब उन्हीं के ऊपर फैसला होना। जी बिल्कुल हो जाते, लेकिन अगर राजस्थान की राजनीति से इतना लगाव है या कुछ है, तो उस चीज का भी जो है सॉल्यूशन बैठ के निकालना चाहिए था कि अगर वो नहीं बनना चाहते थे प्रेसिडेंट, तो उस चीज का जो है बैठ के इस चीज का जो है बात की जा सकती थी, बातचीत के जरिए ये मामला सुलझाया जा सकता था। लेकिन कल का जो मामला हुआ उसके लिए बेहद जो है खेद है इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमारी पार्टी में जो है वो डेमोक्रेसी है, और वो डेमोक्रेसी के चलते ही ये चीजें बाहर आती हैं। बीजेपी का तो आज तक कुछ सामने भी नहीं आया कि इनके बीच में क्या होता है, कोई नाराज है कि कोई नहीं, किसी को बिना बताए निकाल दिया जाता है। नितिन गडकरी जी का ही उदाहरण आप ले लीजिए, ठीक है। तो इनके में तो सिर्फ दो की सरकार है, दो की ही बात सुनी जाएगी, दो के ही मन की बात चलती है, और किसी के मन की बात का भी नहीं पता चलता। कौन मंत्री है, कौन विधायक है, कौन जो है सांसद है, उनका नहीं पता, किसी का नाम पता नहीं। मैं इससे पहले कि रामलाल जी आप अपना इस पे जवाब दें, उससे पहले संजय झा जी के पास जाना चाहता हूं। संजय झा, देखिए, अब तो ये चीज साफ हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी भी इस चीज को डिनाई नहीं कर रही है कि ये तो विधायक थे, इमोशनल हो गए, जज्बातों की रौह में बह करके ये बातें बोल गए। अब इस तरीके की बात तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रही है। जो अब तक अध्यक्ष बनने की रेस में थे, अब सीधे उन्हीं पर आरोप लग रहा है, और वो भी अशोक गहलोत पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की, बहुत ज्यादा लगाव जुटाने की कोशिश की राजस्थान से। संकेत जी, इसमें दो राय हो ही नहीं सकता है कि गहलोत जी ने अंदरूनी मसले को और भी गंभीर कर दिया है। देखिए, यह आपका एक आंतरिक एक समस्या आपको ढूंढना था कि अंत में जो भी समस्या है उसका समाधान आपको ढूंढना था कि चलिए अब आप यदि अध्यक्ष बनेंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, ये सब जानते हैं कि सचिन पायलट बहुत लोकप्रिय है राजस्थान में, उनको मौका मिलना चाहिए था बहुत सालों पहले। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज यदि राजस्थान में चुनाव होगा तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस का बुरी तरीके से वहां सफाया हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज
जिस तरीके से ये बगावत किया जा रहा है, ये तो सब जानते हैं, इसमें ये खुलेआम हो रहा है। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि निर्लज्जता दिखाई जा रही है कि जिस शख्स पर कांग्रेस पार्टी ने इतनी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो रही थी कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे, वो चाहते हैं कि अपना जो एक राज्य है मैं वहीं पर अपना राजनीति करूं, कि मुझे लगता है कि शायद उनमें उतना क्षमता या हुनर नहीं है, या उनको लगता है कि मैं जिस तरीके से कांग्रेस नहीं, पर पार्टी संजय का जी आज दो है, चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही है सकता। वहां पर। संजय जी दो चीजें, एक तो वो पहले चाहते थे कि वो अध्यक्ष भी रहें और मुख्यमंत्री भी, लेकिन जब ये साफ हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता तो उन्होंने मन बना लिया और उनके विधायकों की कि हम में से ही किसी को आप बना दीजिए जो कि अशोक गहलोत खेमे से हो। ये जो तो सचिन यही- पायलट के बनने की बात हो रही है, यहां से बवाल शुरू हुआ है। और तर्क विधायक ये देते हैं, अब आप विधायकों के मन की बात कहिए या अशोक गहलोत की मन की बात, उनका यह कहना है कि जो आदमी हरियाणा के एक रिजॉर्ट में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के पहरे के बीच में जाकर के षड्यंत्र रच रहे थे, उन लोगों को आप सत्ता पकड़ा देना चाहते हैं। उनका यह भी तर्क है कि रही बात हार जाने की, तो ये तो राजस्थान का एक आप ये देखिए एक चक्र है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, कब से हो रहा है ये? नहीं, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन सकीत जी ये मत भूलिएगा कि 2017 में जब मोदी वेव इतना बहुत ही मैं समझता हूं कि मजबूत था, उसके विरुद्ध सचिन पायलट के नेतृत्व में सबसे ज्यादा मेहनत 5 साल तक उन्होंने राजस्थान में किया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 21 सीट पर आ गई थी, वो 100 से आगे बढ़ गई। तो देखिए ये सच्चाई है। अभी देखिए 4 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायकों पर उनका दबाव भी होगा, उनको उन्होंने ढेर सारे फेवर्स भी किए होंगे। तो अब तो आप तो जानते ही हैं कि कितनी चापलूसी की पॉलिटिक्स होती है। लेकिन देखिए गहराई से इस बात पर गौर करना चाहिए कि अशोक गहलोत ने, मैं समझता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो बहुत ही जिम्मेदारी का एक पद है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इतने नाजुक हालात है कांग्रेस पार्टी के, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के भूमिका का मजाक उड़ाया है। वो कहते हैं कि नहीं, हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे। ये कोई क्या उनकी मनमानी है क्या? जो चाहे उनको ले ले। उन्होंने तो, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के शोहरत पर, छवि पर एक बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रश्न उठा दिया जी। रामलाल जी, अब मैं आपके पास इस पर नहीं, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि मैं एक लेख लिखकर जिसमें मैंने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही सकारात्मक कुछ नजरिया या उनको मैंने अच्छे जो सलाह दिए थे उसके लिए मुझको निलंबित किया गया, अशोक गहलोत पर कड़ी से कड़ी मैं समझता हूं कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए कांग्रेस पार्टी। जी रामलाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो ऑपरेशन कमल इससे पहले की होता, ये तो कुछ और ही हो गया राजस्थान में। आपको लगता है कि ये कांग्रेस का एक तरीका है कि इससे पहले की कुछ एंटी इनकम्बेंसी टाइप की चीज हो 2023 में, तो कुछ कार्रवाई अभी ही कर ली जाए? और ये वो चीज है जो कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती आई है। आपने उत्तराखंड में किया, आपने गुजरात में किया है कि पूरा आप पूरे घर के बदल डालते हैं। तो अगर कांग्रेस अगर वही करना चाहे तो क्या दिक्कत है? देखिए उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। अभी रितु जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी ऐसी है जहां पर हर चीज की सुनवाई होती है और हर चीज का समाधान होता है। इस स्टेट के अंदर एक कोर कमेटी बनी हुई है। कोर कमेटी के अंदर जो भी मुद्दे आते हैं उसमें कोर कमेटी बैठ के चर्चा करती है। कोर कमेटी से अगर समाधान नहीं होता तो उसको रेफर किया जाता है संसदीय बोर्ड के अंदर या केंद्रीय नेतृत्व के पास, वो उसका समाधान करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हो कि ये हमारी कांग्रेस की अंदरूनी डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी के आधार के ऊपर हम निर्णय लेते हैं। आज कांग्रेस की अनुशासनहीनता वाली पार्टी बन चुकी है। सेंटर इनका कमजोर हो चुका है। आलाकमान को इनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई भी स्टेट आज इनको एक भी बात इनकी स्वीकार नहीं करता। वो उनके स्टेट की जो प्रॉब्लम है वो उसको उसके अनुसार ही सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। 2018, 2020, 2022 तीनों प्रकरणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो भी घटनाक्रम घट रहे हैं 2018 से 2020 और 2022, ये तीनों घटनाक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई है। नहीं रामलाल जी, 2020 की बात तो आप ऐसे नहीं कर सकते।
इसकी लड़ाई। 2018 में समझ सकता हूं, 2022 में समझ सकता हूं, 2020 में आपके हरियाणा के रिजॉर्ट में थे ये कांग्रेस के विधायक, भी मैं बता रहा हूं, आपकी पुलिस उनको संरक्षण दे रही थी। के अंदर भी हमारे 73 विधायक थे 2020 के अंदर, 73 विधायकों से सरकार नहीं बन सकती। आप इस चीज को मानते हो? आपकी अंतरकलह का फायदा अगर कोई दूसरा व्यक्ति राजनीति में उठाना चाहे तो उसको कौन इनकार करेगा? बिना आपके अंतर्द्वंद की वजह से पार्टी की टूटन हो सकती थी, वो आपके कारण थी, हमारे कारण से नहीं थी। अब आप अपने झगड़ों को राजस्थान की जनता के ऊपर थोपने का प्रयास करें, ये अनुचित है, ये गलत है। 4 साल आपने लड़ाई झगड़ों के अंदर बिताने का काम किया। 2018 के अंदर जो वादे किए आपने वादों को पूरा नहीं किया। फिर सार्वजनिक सभाओं के अंदर आपने घोषणा की, उनको पूरा करने का काम नहीं किया। 4 बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किए, चारों बजट आज धरातल के ऊपर 30% नहीं है, 30%। तो राजस्थान की जनता ने क्या बिगाड़ा था? आपने जिन वादों के साथ, जिन मुद्दों के साथ सत्ता के अंदर आए, आप अपनी अंदरूनी लड़ाई आप घर के कमरे के अंदर बैठ के लड़ो। किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है आप उस चीज को तय करो, कौन मुख्यमंत्री बनेगा आप उसको अपने परिवार के अंदर बैठ के तय करो। अब आज हालात ये हो गई कि आलाकमान को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आलाकमान के आदेश के विरुद्ध प्रस्ताव यह पारित करना था कि आलाकमान निर्णय करेगा, लेकिन आलाकमान के फैसले के विरुद्ध 92 एमएलए इस्तीफा दे चुके। और इस्तीफा की नोटिंग आप क्यों कर रहे हो? अगर इस्तीफा देना है तो धारा 173 के अंदर आप दीजिए ना, स्पीकर के सामने खड़े होके। आप सिर्फ और सिर्फ इससे पहले हेमाराम जी कई महीनों तक इस्तीफा देकर विधानसभा के अंदर नहीं आए, तो आप ये इस्तीफा खेलना बंद कीजिए। अगर इस्तीफा से आपका मन भर चुका है तो मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट की मीटिंग बुलानी चाहिए और सामूहिक रिजाइन करके और मध्यवर्ती चुनाव के बीच में जाइए, या तो और या फिर अपने घर के झगड़े अपने परिवार के अंदर बैठ के निपटाइए। जी, ये तो बात साफ है कि ये प्रेशर बनाने का एक प्रयास था। देखिए अभी पूरा 1 साल बचा हुआ है रश्मि जी, और ऐसे में ये कल्पना कर देना कि 1 साल पूरा बचा रहने पर और उससे पहले ही विधायक अपना इस्तीफा दे देना चाहते हैं और वो मिड टर्म चुनाव चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी विधायक चाहेगा। बड़ा महंगी प्रक्रिया होती है चुनाव करना और लड़ना। तो रश्मि जी आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? एक बात तो साफ हो गई कि ये विधायकों के अपने मन की बात नहीं है, इसमें गहलोत जी का आशीर्वाद और हाथ है। दूसरी चीज, मकसद क्या है? मतलब फर्ज कीजिए कल को अगर कांग्रेस अध्यक्षा जो है वो ये कहते हैं जाओ दे दो इस्तीफा, फिर मैं इसके अंदर मैं जो कहना चाहूंगी कि अगर आप गौर से देखें इस पूरी घटनाक्रम को तो आपको एक चीज निकल कर आएगी कि कांग्रेस में हर नेता, हर चाहे वो एमएलए। जी रश्मि जी मैं माफी चाहूंगा, बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए क्योंकि अभी अजय माकन कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिर वापस आते हैं। 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खरगे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी इसी वक्त हम जाएंगे। जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। अच्छा सर, आने से पहले आप सीएम से मिले, आने से पहले सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? आने से पहले मुख्यमंत्री से मिले आप? अरे कुछ नहीं, कर्सी कॉल सुलझ जाएगा, जो मामला सुलझ जाएगा। रश्मि जी मैं वापस आना चाहता हूं आपके पास। ये दोनों सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं जिनका ये कहना है कि कल रात के इतने बवाल के बाद, इतना उठापटक होने के बाद, और जब ये अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात एक कर्टसी कॉल थी, शिष्टाचार भेंट। रश्मि खेत्रपाल आप अपनी बात पूरी कर लें। जो मैं कह रही थी, मैं वही कही थी कि सबसे साफ नजर आता है कि कांग्रेस में सब अपने बारे में पहले सोचते हैं, व्यक्ति पहले या एमएलए पहले या एमपी पहले, ये ऐसी प्रवक्ता थॉट कांग्रेस में रहता है और जो हमें अभी देखने को भी मिल रहा है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हम ये इनके ऑफिशियल जो ऑब्जर्वर्स हैं हम इनकी भी बात करें, हर कोई सिर्फ अपने बारे में पहले सोचता है। और यही चीज का डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस में है, जो साफ देखने को मिलता है कि बीजेपी में पहले देश के बारे में सोचा जाता है, फिर पार्टियों और फिर अपने बारे में सोचा जाता है। और जबकि कांग्रेस में हम देख रहे हैं पार्टी कोई ख्याल नहीं है। और जी आपका ऑडियो और वीडियो कनेक्शन खराब हो गया है रश्मि खेत्रपाल जी, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और खबर लेकर के आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार ने अंकिता की हत्या को लेकर शासन और प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए हैं। पिछले पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में ये जो घटना हुई है, ये उन्हीं का रिजॉर्ट था। पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और एक कर्मचारी अंकित गुप्ता पर भी ये आरोप लगे हुए हैं। अंकिता की हत्या करने का इन तीनों पर आरोप है। आज इस हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। पुलिस इन तीनों आरोपियों को रिमांड में लेने की मांग करेगी। अंकिता पौड़ी जिले के धूरों तोक गांव में रहने वाली थी। पहाड़ों पर बसे इस गांव में वो अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। 1 महीने पहले ही यहां से निकलकर वो नौकरी करने ऋषिकेश गई थी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर अंकिता के गांव पहुंचे और उनके माता पिता से बात की। पहाड़ में करीब 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे हैं अंकिता के घर, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बहते हुए पानी में हमें काफ़ी लंबा चलना पड़ा और काफ़ी चढ़ाई के बाद हम उसके घर तक पहुंचे हैं। ख़ास बात यह है कि ये ऐसा इलाका है दुर्गम, जहां पर आपको दूर दूर अलग अलग घर नज़र आएंगे और अंकिता यहां पर अपने भाई और अपने माता पिता के साथ रहती थी। इस दुर्गम इलाके से निकलकर वो नौकरी करने ऋषिकेश गई। आप समझ सकते हैं कि उसके सपने क्या होंगे। यह इलाका जहां संसाधन नहीं है, उस इलाके से निकलकर वो ऋषिकेश पहुंची और वहां पर नौकरी कर रही थी। अब हम कुछ देर में अंकिता के घर वालों से बात करेंगे और उनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ अंकिता के पिता हैं, उनसे बात करते हैं। आपको कब मालूम चला कि अंकिता गायब है? मुझे 19 तारीख 4 बजे पता पड़ा। किसने बताया था आपको? ये उसके दोस्त है, उसने बोला कि अंकिता वहाँ नहीं है। अच्छा। 8:30 बजे 18 तारीख से अच्छा, नहीं है वहाँ। अच्छा। तो मालिक ने 5 बजे 19 तारीख 5 बजे फोन किया कि आपकी लड़की सुबह से 19 तारीख सुबह से बता रहा था वो कि आपकी लड़की सुबह से यहाँ से गायब है। अच्छा, फिर क्या किया आपने उसके बाद? फिर यहाँ से गया मैं 6:30 बजे के आसपास यहाँ से गया। पौड़ी होते हुए मुनि की रीति से कोतवाली रिस्के से गया लक्ष्मण झूला। तो उन्होंने कहा कि वो पटवारी क्षेत्र के अंदर का आता था। फिर वहाँ से निकला मैं 19 तारीख को मैं नाइट वहाँ रुका था रिस्केस में। फिर मैं 20 तारीख को लक्ष्मण झूला गया। लक्ष्मण झूला उन्होंने पटवारी चौकी पड़ती है। फिर वहाँ से निकला मैं, फिर चीला चौकी गया। तो चीला चौकी में हमने पूरी पता किया कि पटवारी कौन है, उसका फ़ोन नंबर दो। तो उन्होंने पूरा पता फ़ोन किया मैं। तो अभय है एक पटवारी, तो उनका नंबर दिया। तो हमने पूछा कि साहब आप कहाँ मिलोगे, क्या मिलोगे? उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे हूँ। उनको पता था क्योंकि 19 तारीख को ही जब उन्होंने हमें फ़ोन किया, होटल वाले ने फ़ोन किया, उन फ़ोन करने से पहले 19 तारीख को दिन में वहाँ चले गए थे वो। अच्छा। पटवारी के पास शिकायत देने के लिए। लेकिन पटवारी को पता पड़ गया कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ चल रही है। तो पटवारी जानबूझ के छुट्टी मांग के चला गया। अब ये बोला हमें कि छुट्टी मांग के किससे गया। फिर अब पटवारी ने जो है चार्ज विनोद कुमार को दे दिया। अच्छा। फिर 20 तारीख को जब हम वहाँ गए तो हमसे पहले होटल वाले मैनेजर और मालिक और उस मालिक की मिसेज और मालिक के पिता और अरविंद अंकित नाम का वहाँ पहुँच रखे थे। तो 11 साढ़े 11 के आसपास। तो मैं जब पहुँचा, मैं दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था, तो मैंने पर्दा हटाया तो उन्होंने रुको अभी। तो उसके बाद 2.5 घंटे हो गया। 2.5 घंटे तक मैं छत में घूमता रहा। तो जब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा रुको अभी। फिर मैं बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अंदर बोला। मैंने साहब मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं, रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगे पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगे? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं।
तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। तो पटवारी कहने लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोड़ा जाऊँगा, थाने में जाऊँगा। तो तब तक बीच में होटल मालिक ने बोला कि आप स्पॉट में आए, होटल में आए, सिटी कैमरे लगे हैं, तो आप जो है वहाँ पे चले। तो 4:30-5 बजे के आसपास हम होटल में पहुँचे। तो पटवारी घूमता रहा। उसके बाद उस पटवारी ने कुछ नहीं बोला, सिटी कैमरे ऑन करो, कुछ करो। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप सिटी का कैमरे ऑन करो। तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्यों काटा आपने ये सो। तो उसके बाद गर्मी में फिर वो जो बोला पटवारी ने बोला कि मैं थाना जाऊंगा, कोटद्वार, तब वहाँ से कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा जब तक तो कोटद्वार पहुँचेगा, कोटद्वार से फिर तुम्हारे एंगे से फिर फॉरवर्ड करके लक्ष्मण झूला पहुँचेगा। मैंने कहा तब तक मेरी लड़की को तुम मटर कर दोगे। तो उसके बाद मुझे शक हो गया पटवारी पे और होटल वालों के साथ में शक हो गया, मिले हुए भगत है तुम। उसके बाद में ठीक मैंने शाम को करीब 6-7-8 बजे करीब मैंने फ़ोन किया। एक सोहन सिंह रावत जी हैं, पिछले ये कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, इनको फ़ोन किया, मैं ऐसी बात हो गई, पटवारी मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। तो तुरंत उन्होंने 9-9:30 बजे के आसपास पटवारी को फ़ोन किया, भाई तू कैसा राजस्व मंत्री है, वो राजस्व वो है पटवारी है, तुझे तो कंप्लेंट लिखनी चाहिए। तूने ठीक है उनकी भी लिख दिया, लेकिन उनकी भी लिखना, पीड़िता को सबसे पहले वरीयता दी जाती है, वो पीड़िता वाले हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कहाँ होता है साहब, पहले भी है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे लक्ष्मण झूला में SDM कौन बैठता है, मैं अभी पता करता हूँ। इन्होंने फटाफट, तब तक मेरे को दिमाग में आ गया। मैंने कहा जो विधानसभा के अध्यक्ष है माननीय रितु खनौर जी, इनको फ़ोन किया। मैंने कहा साहब ऐसी बात है मेरे पास। तो उन्होंने तुरंत DM साहब को फ़ोन किया कि वहाँ जो है एक हमारे इधर का लड़का है, उनकी लड़की किडनैप हो चुकी है, आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। फिर उसके बाद मैंने फिर कुसुम पंडवाल के पास गया, उन्होंने फिर DM को आदेश किया। फिर एक सिक्योरिटी है, सुबोध सोनियाल जी की सिक्योरिटी है, प्रिंसी अग्रवाल, उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की। तो अच्छा ये बताइए, आपकी कभी आपकी बेटी ने पहले बताया था कि इस तरह से वो परेशान है या सुरक्षित महसूस कर रही है? हाँ, वो हमें नहीं बताया, जबकि 17 तारीख 1 घंटे तक बातचीत हुई। नहीं बताया आपको? माँ को और भाई से बात हुई उसकी, लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा, कभी नहीं बताया इसके पहले? ना, नहीं बताया इससे पहले। अच्छा, अरे अपने दोस्त से बताया था उसने दोस्त से बताया कि मुझे थोड़ा यहाँ खतरा सा लग रहा है। अच्छा। तब तक उसी दिन 18 तारीख को, अच्छा, उसी दिन 8:30 बजे इसका स्विच ऑफ हो गया। कुछ आपको ऐसा मालूम चला कि इस रिजॉर्ट में गलत काम होते थे पहले से? हाँ, मैं जब वहाँ जाके मैंने पता किया, इधर से पता किया, लेकिन वहाँ जो गलत काम होते थे रिजॉर्ट में। अभी 2-3 लड़कों को वहाँ पता नहीं है कि इसने कहाँ मार के फेंका, कहाँ जलाया, ये कोई पता नहीं। वो तो हमारी लड़की एक वो थी वीरांगना टाइप की थी, उत्तराखंड की, जो आज उसने समस्त भारतवर्ष उत्तराखंड में महिलाओं को जगाया कि इन्होंने मेरे शादी किया। वो वीरांगना तो मेरी लड़की नहीं साहब, वो पूरे देशवासियों के उत्तराखंड की लड़कियां बेटी है। आज जनता में समस्त जनता से अनुरोध करता हूं कि आप इसी ढंग से, जब तक इनको फर्स्ट टेक के तहत इनको फांसी की सजा नहीं दी है, तब तक मेरे साथ कंधे पे कंधे मिलाकर मेरा साथ दी। अच्छा, ये बताइए कि जो रिजॉर्ट है उस पर लगता है कि आपको बुलडोजर बहुत पहले चल गया, अभी नहीं चलना चाहिए था? हाँ, मुझे ये शिकायत है कि रिजॉर्ट पे जो है बुलडोजर अभी नहीं चलना चाहिए था, और चला तो किसके आदेश पे चला, क्योंकि वहाँ कई सबूत मिलते। ये मुझे गुजारिश की कि रिजॉर्ट पे किसके माध्यम से बुलडोजर चला। कोई आपको मुआवजा मिला या आपने कोई मुआवजे की मांग की थी? मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला अभी, लेकिन जनता कल ये बोली थी कि लड़के के पिताजी ने जो है पैसे में लिए। मैंने कोई पैसे लिए, मैं अपनी लड़की की कसम खाता हूँ, आज मैं लड़की मेरी दुनिया में नहीं है, पर मैंने लड़की की कसम खाता हूँ कि मैंने आज तक कोई मुआवजा न पैसे लिया उनसे। अच्छा, आप चाहते हैं कि कोई मुआवजा आपको दिया जाए? हाँ, हमने मांग रखी है, हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे, हमारे गांव में उनसे हमने मुआवजे की मांग की, जो मांगे हमारे गांव की हैं, उनके पास हमारी एक एप्लीकेशन दे रखी है। क्या मांगे उसमें? उसमें एक तो मेरे लड़के को एक तो सरकारी नौकरी जाए, और उसकी योग्यता पे मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता, न कि तुम कहीं उसको किसी शिक्षा विभाग में कहीं ये नहीं हो चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पे उसको सर्विस दी जाए। दूसरा, एक मल्ली मोटर मार्ग बरसुड़ी तक है, उसका एक तो निर्माणीकरण सही ढंग से किया जाए, वहाँ मल्ली से चुरनी तक, चुरनी से धोरों तक जो हमारा उस लड़की का घर है वहाँ तक रोड बनाई जाए, और एक स्मारक हमारे यहाँ पे बनाया जाए, बेटी के नाम से किया जाए, और जो रिसोर्ट में वो कन्या इंटर कॉलेज के नाम से बनाया जाए।
अच्छा, अंकिता भंडारी के नाम से इंटर कॉलेज बना। ठीक है। तो ये हैं अंकिता के पिता, जो कि कह रहे हैं कि आरोपियों को फांसी हो। उनकी तरफ से कोई मुआवजा नहीं मांगा गया है, लेकिन सरकार चाहे तो मुआवजा दे और जो उनका बेटा है उसको उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये घर है अंकिता का, और आप देखें कि यहाँ पर बहुत छोटा सा कच्चा सा घर है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, काफ़ी दुर्गम इलाका है। और यहाँ पर अंकिता अपने भाई, अपने माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन 28 अगस्त से वो ऋषिकेश में वंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करने गई थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अब देखिए कि न केवल परिवार बल्कि पूरा इलाका सदमे में है। अंकिता के गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी उसका नाम रखा है। नई पार्टी का झंडा भी जारी किया। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले ही किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। आज सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बतौर आरोपी जैकलीन कोर्ट में पेश हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट के आरोपियों में जैकलीन फर्नांडिस का नाम है। आज कोर्ट ने जैकलीन को चार्जशीट की कॉपी भी दे दी है। आज कोर्ट में पिंकी ईरानी की भी पेशी हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी।